हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे आरएमएस एजुकेशन पे। हमारा रहेगा क्लास 11th का, और ये रहेगा हमारा पशुपालन। क्या रहेगा? पशुपालन, व्यवसाय एवं मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है। और ये हमारा रहेगा पार्ट 1 और प्रारंभिक अध्ययन। पार्ट 1 का नाम है प्रारंभिक अध्ययन, और इसका जो इंग्लिश में हम प्रारंभिक अध्ययन को कहें तो हम कहेंगे प्रिलिमिनरी स्टडीज़। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो यहाँ पर हम इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार, ये पेंसिल का ज़्यादा हो गया तो इसको एक बार माइनस में कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है ना। अब ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो यहाँ पर मैं पहले इसको इरेज कर लूँगा एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। ओके। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हमारे इसके। तो यहाँ पर हमको मिल जाएंगे जो है यहाँ पर टैग्स मिल जाएंगे। एमपी बोर्ड क्लास 11 पशुपालन चैप्टर 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मतलब ये टैग्स हैं जो आप अगर सर्च करेंगे तो आप हमारे इस वीडियो या पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, राइट। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारा ये है पार्ट 2 और क्लास 11th का, जो कि हमने पहले ही बता दिया आपको क्या है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो यहाँ पर पहले देखेंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय पहले ही मैंने बता दिया है कि जो हमारे सही विकल्प हैं और सही विकल्प एंड जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, राइट। तो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको पढ़ना है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि पशुपालन व्यवसाय की 4 आवश्यकताओं की लिखना है। मतलब हमें पशुपालन व्यवसाय की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए, पशुपालन व्यवसाय की 4 आवश्यकताएं हैं। तो व्यवसाय आरंभ करने वह बढ़िया प्रबंधन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब हमें इसके लिए पूंजी की आवश्यकता लगेगी। वैसे भी यार, जो कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता तो होगी, बेसिक बात है ये। तो इसके लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमारा जो पॉइंट है वो है कि कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। देखिए, अब अगर हम अच्छा काम चाहते हैं तो हमें अच्छा जो श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पौष्टिक चारे व संतुलित राशन की आवश्यकता होती है। देखिए, जब पशु हम पाल रहे हैं तो उसके लिए चारा और राशन, ये दोनों की आवश्यकता भी होगी। ये कंपलसरी है, राइट। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। एंड अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट चीज़ में हम बात करते हैं कि हमारा उन्नत नस्ल के पशुओं की आवश्यकता। देखिए, आप पशुपालन कर रहे हैं और आपके पास अच्छी नस्ल के जो नहीं है पशु, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जो क्या कहते हैं, पशुपालन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास उन्नत नस्ल की, जैसे कि आप 2 गाय पाल रखी हैं आपने और वो दूध दे रही हैं 1-1 लीटर, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो आपको अच्छी नस्ल की गाय और भैंस पालनी है, या जो भी आप पालन करेंगे उससे क्या आपको कम से कम 8 से 10 लीटर आपको देखने को मिले, तो जिससे आपका जो है पालन जो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब सेकंड बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के लिए 4 बिंदु लिखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या योगदान रहा वो उसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला जो है कि पशुओं से प्राप्त कच्चे माल। पशुओं से हमें क्या क्या कच्चा माल प्राप्त होता है कि पशुओं से हमें दूध, मांस, हड्डियाँ, चर्म को परिष्कृत करने के पश्चात उनमें विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार सृजन में अहम योगदान निभाते हैं। देखिए, हमें कच्चे माल ये प्राप्त होते हैं और ये राष्ट्रीय आय में योगदान भी निभाते हैं। और दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार सृजन में अहम है। मतलब देखिए, हमारे जो गांव में है वैसे ही पशुधन से ज़्यादा किसान जुड़े रहते हैं, तो उसमें ये योगदान निभाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद भारतीय कृषि कम यांत्रिक है, अतः अधिकांश कृषि कार्य पशुओं द्वारा की जाती है। देखिए, यांत्रिक का मतलब कि मतलब यंत्र की कमी है। ठीक है, यंत्र की कमी है, तो उसके लिए हमें जो पशुओं की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम जो बेनिफिट है हमारा कि भारतीय पशुओं का योगदान रहा है। इसके बाद पशुओं से प्राप्त जैविक खाद कृषि उत्पन्न में वृद्धि करता है। देखिए, अब रासायनिक खादों का दौर चल रहा है और यहाँ पर सभी जो है रासायनिक का काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जैविक खेती एक अच्छा विकल्प हो सकती है हमारे लिए। तो वो उस जो जैविक खाद होते हैं वो हमें पशु से प्राप्त होते हैं, राइट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें पशुधन के क्षेत्र का अति संक्षिप्त विवरण देना है पशु के बारे में। तो पशु व्यवसाय की सीमा विस्तृत है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आती हैं। तो पहला देखिए, हमारा क्या है, कृषि अर्थव्यवस्था के अनुरूप पशुपालन। अब देखिए, हमें क्या है कि हम जैसे कि हम कोई खेती कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें बोझा ढोने के लिए पशु की जरूरत पड़ेगी। और जो बहुत से काम होते हैं, जैसे कि खेती कर रहे हैं तो जैविक खाद के लिए हमें पशुओं की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रकार का ये क्या है कि उसके अनुरूप करना, हमें पालन करना। ठीक है। इसके बाद पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद एवं टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास। देखिए, पशुपालन को लाभप्रद मतलब पशुओं से हमें लाभ होने चाहिए और उसको टिकाऊ मतलब वो स्थिर मतलब अच्छे से बने रहें, तो उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। इसके बाद उत्तम किस्म के पशुओं का उत्पादन। अब उत्तम किस्म के पशुओं का उत्पादन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उत्तम किस्म के पशुओं का उत्पादन हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमें उत्तम पशु कैसे प्राप्त होंगे और क्या क्या हमें अपनाना पड़ेगा टेक्निक, जिससे कि हम प्राप्त हो सकें। ठीक है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि पशु प्रजनन की उत्तम विधियों के प्रयोग पर जोर एवं पशुओं से प्राप्त कच्चे माल को उत्कृष्ट विधियों से संसाधित कर अधिक आय कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पशु प्रजनन से संबंधित 4 समस्याओं के लिए पशु प्रजनन में क्या समस्या है वो उनको लिखना है। तो पहला, उत्तम एवं संकर पशुओं की कमी होना। मतलब उत्तम क्या कि अच्छे
अच्छे उत्तम इसको कहेंगे कि अच्छे उत्तम यानी कि अच्छे पशुओं की कमी, ठीक है। और जो क्या है संकर पशुओं की, मतलब संकर मतलब जो अच्छी नस्ल के होते हैं उनकी कमी। और पशुओं में बार बार गर्भपात होना, तो पशुओं में क्या होता है बार बार गर्भपात होता है, मतलब गर्भपात मतलब गर्भ को गिरना, और जो उससे भी कमी आती है। और पशुओं को बार बार ऋतुमयी होना, तो पशुओं का ऋतुमयी मतलब कि ऋतु के आधार पर होना, ठीक है ना, तो वो एक चीज़ हो जाती है। और इसके बाद में देखिए और क्या होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो और क्या होता है कि प्रशिक्षण, क्या है कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं की कमी। देखिए प्रशिक्षण का प्रशिक्षित यानी कि देखिए उत्तम लेके चलते हैं हम कि देखिए हमारे पास श्रमिक हैं और उनको अच्छी नॉलेज है काम करने की, तो उनकी कमी होती है कि अच्छे काम करने वाले नहीं मिल पाते, तो एक उसकी भी यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि पांचवा क्वेश्चन में केंद्रीय ग्राम योजना के 3 उद्देश्य लिखना है। तो केंद्रीय ग्राम योजना के उद्देश्य क्या होंगे, देखिए गायों एवं भैंसों की नस्ल सुधार को त्वरित करना। तो देखिए गायों एवं भैंसों की नस्ल सुधार को त्वरित करना मतलब कि देखिए क्या है इसका मतलब कि वो हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए कि पहला जो है कि हमें इस प्रकार के पशुओं का जो विकास करना चाहिए जिसमें कि नस्ल अच्छी हो, नस्ल मतलब कि जो अच्छा दूध देते हों, अच्छे रहन मतलब अच्छा जो शरीर वगैरह जो भी हो, तो गायों में सुधार, नस्ल को त्वरित करना यानी बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद उत्तम सांडों में उनके जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना, मतलब उत्तम सांड यानी कि अच्छे क्वालिटी के जो सांड होते हैं उनको सुरक्षित रखना, और उनके जनन द्रव्य को यानी कि उसको जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना, ठीक है ना। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा वांछित प्रजनन को बढ़ावा देना। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, देखिए कृत्रिम गर्भाधान उसे कहते हैं जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, देखिए कृत्रिम गर्भाधान होता है कि मतलब हम किसी गाय और सांड का मिलान ना कराकर हम खुद से, मतलब जैसे अगर आपने सुना हो कि बीज डालना जिसे कहते हैं, वो एक कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कि छठा क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक और नस्ल सुधार में क्या योगदान है। भ्रूण स्थानांतरण उसे कहते हैं, मतलब जो भ्रूण होता है, जो मतलब कि जो गर्भित होने के बाद जो भ्रूण होता है उसे स्थानांतरित करना, ठीक है। तो वो एक यहाँ पर चीज़ है, तो उसके बारे में समझते हैं क्या है। तो देखिए कि भ्रूण स्थानांतर तकनीक के अंतर्गत किसी उन्नत नस्ल की सांड से उन्नत नस्ल की गाय को गर्भित कराने के पश्चात, मतलब गर्भित कराने के पश्चात, हाँ ठीक है, पश्चात बने भ्रूण को किसी औसत नस्ल गाय के गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। इस प्रकार औसत नस्ल गुण वाली गायों से उन्नत नस्ल के बछिया या बछड़ी तैयार किए जा सकते हैं। नस्ल सुधार की यह तीव्र प्रत्यक्ष विधि है। भ्रूण स्थानांतरण देखिए गाय का जो सांड से मिलाप कराने के बाद जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को हम किसी जो कम नस्ल, मतलब जो कह सकते हैं कि उन्नत नस्ल की गाय को गर्भित कराने के बाद जो औसत नस्ल होती है, औसत नस्ल मतलब कि जो दूध कम देती है, उसका जो ब्याज के बाद मतलब दूध कम देती है, उसमें इसको स्टोर करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। उससे ये सबसे अच्छी प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है ना। तो और इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा कि सातवां क्वेश्चन, पशुपालन से ग्रामीण इलाकों में रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। देखिए पशुपालन से रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य के अंतर्गत, ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य के मतलब कृषि के अलावा, ये कृषि है और इसके अलावा यहाँ पर देखिए मुर्गी पालन, ठीक है, सुअर पालन, भेड़ बकरी, तो ये सभी पालना, ठीक है, मत्स्य पालन, गाय भैंस द्वारा लाखों युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यह पशुपालन छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकते हैं तथा इसके लिए कोई खास पूंजी की जरूरत नहीं होती। मुर्गी एवं बकरी पालना एकदम आसान है तथा इससे छोटे छोटे परिवार को जीवन यापन होता है। देखिए ऐसा नहीं कि बड़े स्तर पर हम बड़े स्तर पर इसका रोजगार प्रदान कर सकते हैं, लेकिन छोटे गाँवों को हम कह सकते हैं कि देखिए पशुपालन से मुर्गी इन सभी को हम पालेंगे, ठीक है, जिनसे जो लाभ होगा उनसे हम जो रोजगार बढ़ावा दे सकते हैं। अब इनके लिए पालने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और इसमें पूंजी क्या है, देखिए मुर्गी का जो रेट है, ठीक है, तो मुर्गी पालना, मुर्गी 8-10 मुर्गियाँ ले लीजिए, आप सुअर ले लीजिए, भेड़ बकरी, हालांकि इन दोनों को थोड़ा महंगी आती हैं, बट ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इतना कोई नहीं कि 15 जो 5-6 लाख रुपए लगेंगे, इसमें इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पशुओं की दशा सुधारने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। पशुओं की आजकल क्या बेकार दशा हो चुकी है। तो प्रजनन के लिए उत्कृष्ट तकनीकें का प्रयोग, उन्नत गायों भैंसों की नस्ल तैयार करना, प्रजनन के लिए मतलब उत्कृष्ट तकनीकों, मतलब अच्छी तकनीकें आ रही हैं, ठीक है ना। और चारे एवं चारा घाह की समुचित व्यवस्था, मतलब चारा होना चाहिए और पर्याप्त, और चारा घाह को रखने के लिए वो भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं संक्रमण रोगों की रोकथाम की व्यवस्था, मतलब पशु की स्वास्थ्य के लिए अच्छी हमें जानकारी होनी चाहिए एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण की जानकारी होनी चाहिए, किससे संक्रमण होता है, क्या करना, किन चीज़ों का सावधानी रखनी चाहिए हमें। इसके बाद पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण मिलता रहना चाहिए। देखिए ये पशु है और ये कोई प्रशिक्षण दाता है, तो ठीक है, इसको क्या है कि शिविर केंद्र लगा के जो भी है कि उनको ज्ञान देता है, एक तरह से ज्ञान देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि मतलब किस तरह क्या करना है। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है पशु की जो दशा सुधारने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सघन पशु विकास प्रोजेक्ट के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया जाता है। देखिए सघन पशु विकास के अंतर्गत पशुओं के लिए अच्छी किस्म का चारा, मतलब अच्छी किस्म का चारा, हरा भरा, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, समुचित अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए उनका, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा एवं दुग्ध संग्रह केंद्र, मतलब दूध को मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। तो ऐसे 4 स्थानों के नाम गिनाइए जहाँ भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सफल विकास, मतलब जहाँ भ्रूण स्थानांतरण अच्छे से किया जा रहा हो, ठीक है ना। तो पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान नई दिल्ली, पहला नई दिल्ली होगा। दूसरा राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड बिदज गुजरात में है। रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए
पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 4 संस्थानों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा नई दिल्ली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान ये अंबिकानगर में है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। इसके बाद देखिए चार समस्या के निदान के लिए कुछ 4 सुझाव बताना है। देखिए 4 समस्या के लिए साइलेज एवं हे बनाने पर ध्यान देना, ये एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन है चारा का रिप्लेसमेंट ऑप्शन क्या है, ये है कि क्या कहते हैं इसको, साइलेज एवं हे क्या है कि देखिए ये चारा है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम यहाँ पर साइलेज बा है, ये एक चारे का ऑप्शन है जिसको हम अपना सकते हैं। ये चारे का बेस्ट ऑप्शन है इसका रिप्लेसमेंट का। इसके बाद देखिए वन क्षेत्र से घासों का संग्रह, मतलब वन क्षेत्रों से घास को काट कर लाना, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें समय समय पर उगती रहती हैं, तो उसका संग्रह करना। इसके बाद देखिए तेलीय खली का प्रयोग करना, तेलीय खली मतलब तेल से उभरी हुई खली का मतलब तेल में होना चाहिए। और चारे के अन्य विकल्पों की खोज, मतलब चारा के ये चारा इसके और क्या विकल्प हो सकते हैं, एक साइलेज व हे के अलावा, ठीक है ना, हे के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं, ये उनका खोज करना। देखिए 13 क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं की हीन दशा के 4 कारण लिखना है, पशु की पालन की 4 घटनाएं बताना है। तो देखिए नस्ल सुधार संबंधी प्रबंध का अभाव, मतलब नस्ल सुधार के लिए यहाँ पर हमारा कोई ऐसी प्रमुख व्यवस्था नहीं है कि उसमें नस्ल सुधार के लिए करना हो। इस बार संतुलित एवं पौष्टिक आहार की कमी, मतलब संतुलित और पौष्टिक आहार है उसकी बहुत कमी है। इसके बाद पशुओं में संक्रमण रोग के लिए समुचित टीकाकरण, पशुओं में संक्रमण रोग के लिए टीकाकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, तो ये एक समस्या है। इस बार स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की उपेक्षा, मतलब एक तो रोगों का उपचार कर सकें उतना भी कोई हानि नहीं है यहाँ पर, और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। पशुओं को फार्म पर पाले जाने से क्या लाभ है, तो देखिए कई फार्म उत्पादन पशुओं से संतुलित भोजन का कार्य करते हैं, अतः सस्ती कीमत पर चारा उपलब्ध रहता है। पशुओं के मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि के लिए लाभप्रद होता है। पशु कृषि कार्य एवं भोजन ढोने के काम आते हैं, ये तो हमें सभी पता है। कृषि उत्पादन में पशु उत्पाद एवं दूध, मांस, अंडा आदि की लागत कम होती है, ठीक है ना। इसके बाद पशुपालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, तो मतलब इसके बारे में क्या मध्य प्रदेश में कितने पशु हैं और क्या क्या है वो बताना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पशुपालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में सबसे धनी राज्य है। वर्ष 2002 की पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या 4.88 करोड़ है, जिसमें बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है ना। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान एवं भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के विकास पर संक्षिप्त विवरण हमको देना है। तो भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम 1930 में किया गया था। के दशक के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में शुरू हुआ। इसके पश्चात 1945-46 में देश के विभिन्न भागों जैसे कि पटना हुआ, इज्जतनगर, बेंगलुरु, मोंटगोमरी में कई क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र खोले गए, मतलब परीक्षण केंद्र खोले गए थे इनमें। यहाँ कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहन मिला। आज देश में 55 यानी कि 5500 से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान चल रहे हैं। वीर्य प्रशीतन तकनीक के आने के बाद इस दिशा में और तरक्की हुई। आज देश में 48 वीर्य प्रशीतन केंद्र हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने इस तकनीक को देश के कोने कोने में पहुंचाने एवं लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक नस्ल सुधार के लिए अपनाई गई, मतलब कि मैंने बताया था ऊपर कैसे भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है और क्या बेनिफिट है इसके। तो प्रजनन विधियों में सबसे सफल एवं परिणामगामी विधि है। शुरू में भारत के कुछ चुने हुए संस्थानों में ही इसकी सुविधा उपलब्ध थी, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड बिदज, रेमंड भ्रूण शोध केंद्र बिलासपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। इसके बाद में इस तकनीक का विस्तार अन्य संस्थानों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में भी हुआ। इन चारों संस्थानों की विशेषता यह है कि यहाँ बिना शल्य विधि से भ्रूण स्थानांतरण की सुविधा है। आज यह दोनों विधियाँ पशु प्रोग्रामों की केंद्र बन चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा है कि फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण दीजिए तथा पशुओं को फार्म पर पाले जाने के लाभ भी बताना है हमको, ठीक है। तो लाभ क्या क्या है वो भी देखेंगे हम। तो फार्म पर उपयोगिता के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इन पशुओं को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे कि दुधारू पशु गाय भैंस की दूध देते हैं, मांस के लिए उपयुक्त बकरी भेड़ भैंस मुर्गी, इनका मांस अच्छा होता है। चर्म एवं फर वाले पशु तो भेड़ बकरी से चर्म एवं फर मिलती है हमको। अंडों के लिए उपयोगी तो मुर्गी बतख हो गए। बोझा ढोने के लिए बैल भैंस हो गए, ऊँट हो गए। यातायात के लिए उपयुक्त पशु तो घोड़ा और ऊँट हो गया। चूँकि कृषि एवं पशुपालन दोनों व्यवसाय एक दूसरे के पूरक है, मतलब समान है, तो अतः फार्म पर पशुओं को पालना सुविधाजनक एवं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी होता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। फार्म के अनुपयोगी उत्पाद का पशुओं द्वारा चारे के रूप में सदुपयोग कर लिया जाता है। पशुओं के लिए ताज़ा एवं स्वास्थ्य चारा वर्ष भर उपलब्ध रहता है। चूँकि फार्म पर पशु अन्य पशुओं से अलग पाले जाते हैं, अतः संक्रमण की बीमारियों की संभावना कम रहती है। मिश्रित खेती को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब कि देखिए कृषि के साथ में पशुओं को पालना ये मिश्रित खेती कहलाती है, मिश्रित खेती कहलाती है, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा कंप्लीट। सॉरी यहाँ पर कुछ और बची हुए हैं। तो पशुओं के मल त्याग से उत्तम खाद बनती है जो फार्म पर काम आ जाती है। पशुओं से हुई नियमित आमदनी कृषि कार्य की सुगमता से चलता है। भोजन के रूप में पशुओं के मांस एवं विभिन्न उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है। भोजन ढूंढने एवं कृषि कार्य के लिए पशु उपलब्ध रहते हैं, ठीक है ना। तो पशुपालन चैप्टर 1 का सॉल्यूशन आपको जो PDF के लिए नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब इस पोस्ट पर कहीं भी क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके बाद पशुपालन पार्ट 1 PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। और बाकी जो टैग्स हैं आपके यहाँ पर ये टैग्स हैं, अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे पोस्ट तक पहुँच सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं। इसके बाद देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट और लव यू ऑल। इसका ध्यान रखना है, हमारा आपसे बहुत प्यार है। और इसके बाद RMS एजुकेशन को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है जिससे कि आपको हम आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और PDF की बात करें तो PDF के लिए आपको 2 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, पहला वेबसाइट और दूसरा है आपका टेलीग्राम। तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर RMS एजुकेशन
एजुकेशन सर्च करेंगे और आप 2.0 पीछे लगा देते हैं तो